नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएचआई में स्वागत है। आज सैटरडे है और हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे साइंस का, उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक दो दिनों बाद तो रेगुलर ही हो जाएगा वीडियो, डेली ही हम लोग वीडियो करने लग जाएंगे। साइंस के साथ मॉडर्न हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री अपना चल रहा था उसे मैं कंटिन्यू करूँगा। मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद से हम लोग मॉडर्न पर आ जाएंगे। साइंस में ये जो सवाल हैं रटे रटाए वाले नहीं हैं। आप जब सवाल को लगाएंगे, पिछला वीडियो भी देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट होगा, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये वो वाले सवाल नहीं है जो आप रटे रटाए लगाते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड अच्छे स्तर के सवाल हैं, यूनिक होंगे। आप इसे करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। ध्यानपूर्वक कीजिएगा सभी सवालों को। 25 तक हमने कर लिया था, 26 हमें करना है। ज़रा सवाल पढ़िए और उसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। दिन की तुलना में रात के समय मानवीय आवाज़ व अन्य ध्वनियाँ अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती हैं? क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि दिन की तुलना रात में ध्वनि जो है वो अधिक दूर तक आसानी से सुना जा सकता है? ऐसा नहीं है कि रात में सब लोग सो जाते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। आपसे साइंटिफिक रीज़न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आंसर निकालिएगा। ऐसा सोचिएगा 25 अक्टूबर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और इसमें से आंसर निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा? तापमान प्रवणता द्वारा ध्वनि के नीचे की ओर अपवर्तन के कारण से ध्वनि जो है अधिक दूरी तक आसानी से सुनी जा सकती है। ड्यू टू डाउनवर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, यही वो कारण होता है, वैज्ञानिक कारण यही है जिसके कारण से ध्वनि जो है काफ़ी दूर तक से सुनी जा सकती है। रात में ज़मीन अपने ठीक ऊपर की हवा को ठंडा कर देती है। क्यों भाई? क्योंकि ज़मीन जो है वो रात में उनको तापमान प्राप्त नहीं होता है और दिन भर जो उन्होंने तापमान प्राप्त किया उसको वो लोग रिटर्न करना शुरू कर दे, जिससे धीरे धीरे करके उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। चूँकि ध्वनि गर्म हवा में तेज़ी से यात्रा करती है, इसलिए ध्वनि तरंगें ठंडी ज़मीन की ओर नीचे की ओर झुकती है, अपवर्तित होती है, जिससे उन्हें आकाश से भागने से रोका जा सकता है। ध्वनि सतह के साथ आगे तक जा सकती है। यही वो कारण है कि ध्वनि जो है रात्रि में दूर तक आसानी से ट्रैवल करके दूर तक आपको सुनाई देता है। सुव्यवस्थित लेजर किरण को सामान्य जो बल्ब प्रकाश से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता क्या है? जो घर में आपके एलईडी या जो भी पीला वाला या जो पहले जो भी आपके घर में लाइट जो बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, उसमें और लेज़र में क्या फ़र्क होता है? लेज़र लाइट में, ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन पढ़िए। हो सकता है ऑप्शन की भाषा ख़राब हो और आपको ये सवाल आता हो और आप आसानी से कर ले जाएं। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शंस कई बार या सवाल कई बार आ रहे होते हैं, लेकिन क्लिष्ट हिंदी या इंग्लिश के कारण से हम उसे कर नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत सुसंगत, अत्यधिक एकवर्णी और अत्यधिक समांतरित, यानी कि ये एक तरह का होता है मोनोक्रोमेटिक, जिसको कहते हैं एक रंगीय होता है। और क्या होता है भाई? हाईली कोहेरेंट, यानी कि अत्यधिक सुसंगत होता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगी। एक प्रकार के लाइट ही होते हैं एक ही रंग के, और उसके साथ में समांतरित भी होता है, जिसके कारण से लेजर अलग होता है सामान्य बल्ब से। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर ही याद रखिएगा। समांतरित का क्या तात्पर्य होता है? बीम बिना फैले लंबी दूरी पर कसकर केंद्रित रहते, बिल्कुल सीधा आपको दिखाई देगा। आपने लेज़र उपयोग भी किया होगा, ख़रीदा होगा, बचपन में मेले में ख़रीदा होगा, तो ये जो है इसी तरह से दिखाई देता है। औद्योगिक प्रास्ताविक सफाई में नाजुक आभूषणों और जटिल मशीन पुर्जों की सफाई, प्रभावी सफाई किस परिघटना के कारण से हो पाती है? ड्यूरिंग द रूटीन इंडस्ट्रियल अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग प्रोसेस, ये पूछा जा रहा है आपसे। जब अल्ट्रासाउंड का उपयोग हम लोग क्लीनिंग के लिए करते हैं, पहले क्या सवाल पूछा जाता था कि क्लीनिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का। अब आपको ये बता दिया गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ध्वनिक गुहाएं, जो कैविटेशन होता है जिससे सूक्ष्म बुलबुले फटते हैं और उसी बुलबुलों के कारण से यहाँ की सफाई हो पाती है। तो बड़े स्तर पर, इंडस्ट्रियल स्तर पर भी और छोटे छोटे आभूषणों इत्यादि की भी सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आसानी से साफ़ हो जाए बिना डैमेज किए हुए। उच्चावृत्ति परासरवे ध्वनि तरंगें सफाई तरल से होकर के गुजरती हैं, जिसे तेज़ी से फैलने और ढहने वाले सूक्ष्म वैक्यूम बुलबुले बनते हैं। छोटे छोटे कैविटी वाले बुलबुले बनते हैं जब इस साउंड को यूज किया जाता है। यह प्रभाव, जिसे ध्वनि गुहिकायन के रूप में जाना जाता है, तीव्र स्थानीकृत शॉक वेव पैदा करते हैं। छोटे छोटे स्तर के शॉक वेव होंगे किसी आभूषण के लिए या किसी भी चीज़ की सफाई के लिए, और उससे क्या होगा? गंदगी जो है वो गिर जाती है और साफ़ सफाई वहाँ पर हो जाती है। तो
तो इसका उपयोग बड़े स्तर पर भी किया जाता है और सूक्ष्म स्तर पर भी साफ सफाई हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पराबैंगनी विकिरण के कौन सी उपश्रेणी पृथ्वी के समताप मंडलीय ओजोन परत द्वारा लगभग पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है? यूवी जो है, यूवी किरण ए होता है, यूवी किरण बी होता है, यूवी किरण सी होता है। अब इसमें से कौन सा ABC में से कौन सा ऐसा है जो समताप मंडल में परत है उस परत के द्वारा, ओजोन परत के द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है? यही आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा होता है? अब तक आपने पढ़ा होगा कि भाई ओजोन परत जो है वो यूवी को रोक लेती है। अब आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार के यूवी को रोकती है, पूर्णतः ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? सी हो जाएगा, UVC रेडिएशन प्राइमरली, मुख्य रूप से UVC विकिरण को कंप्लीटली 100% जो है ये रोक लिया जाता है। किसके द्वारा? तो समताप मंडल के द्वारा। पराबैंगनी विकिरण को ABC में बांटा गया है। UVC सबसे ऊर्जावान और हानिकारक होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन और ओजोन परत द्वारा पूरी तरह से फिल्टर और अवशोषित कर लिया जाता है। UVA ज़्यादातर ज़मीन तक पहुंचता है, जबकि UVB आंशिक रूप से अवशोषित होता है। और UVA जो है यह नुकसान नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है मानव सहित कई सारे प्रकार के जीव जंतुओं के लिए। सापेक्ष ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त डेसिबल पैमाना गणितीय रूप से किस प्रकार का होता है? क्या बोला जा रहा है? जो डेसिबल पैमाना यूज होता है ये मैथमेटिकली किस प्रकार का होता है? ऊर्जा के संबंध में रैखिक होता है, स्ट्रिक्टली लीनियर इन रिलेशन टू एनर्जी, दूरी के संबंध में घातकीय होता है, एक्सपोनेंशियल प्रकार का होता है, क्या लॉगरिथमिक होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है? तो लॉगरिथमिक होता है। लॉग फंक्शन का उपयोग किया जाता है डेसिबल में साउंड को निकालने के लिए। मानव कान एक विशाल सीमा पर ध्वनि की तीव्रता का पता लगाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक का हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, इससे आगे का भी नहीं सुन सकते हैं और इससे कम का भी नहीं सुन सकते। यही हमारे सुनने की रेंज है। पैमाने को अच्छे ढंग से डेसिबल की गणना के लिए बेस 10 लॉग का बेस 10 वाला लॉगरिथमिक का उपयोग किया जाता है। इसलिए 10 dB की वृद्धि का मतलब होता है कि ध्वनि 10 गुना अधिक तीव्र हो गई है, यानी कि 20 dB का मतलब हो जाएगा 100 गुना अधिक तीव्र ध्वनि हो गई है। तो 10 dB अगर बढ़ जाए, जैसे 50 dB का आपके घर में शोर आ रहा है और 60 dB का आ रहा है, तो 60 dB जो होगा 50 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तेज होगा वो ध्वनि। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैमरा लेंस में वर्ण विपथन क्रोमैटिक एब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कैमरा लेंस के बारे में? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपतित प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है कैमरा लेंस में वर्ण विपथन। क्यों होता है भाई? इसीलिए होता है क्योंकि आपतित जो प्रकाश है उन सभी का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, सभी के चलने की गति भी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से सभी बिहेव करते हैं। चूँकि प्रकाश के विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य कांच के माध्यम से थोड़ी अलग गति से यात्रा करते हैं, वे थोड़े अलग कणों पर झुकते हैं। आपने देखा होगा प्रिज्म बनता है, अब यहाँ से वेबग्योर बन जाता है, सभी का झुकाव जो है अलग अलग होता है। इसी कारण से यह लेंस को विभिन्न रंगों को थोड़ा अलग फोकल बिंदुओं पर केंद्रित करने का कारण बनता है, जिससे छवियों के चारों ओर एक रंगीन धुंधलापन पैदा होता है, जिसे क्रोमैटिक एबरसेन कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, एब्रेशन इसको कहा जाता है। क्या होता है इसमें? इसके लिए कैमरा के लेंस पर अलग प्रकार से लगाया जाता है, क्योंकि सभी के तरंग दैर्घ्य अलग अलग हैं, सभी की यात्रा करना अलग अलग है, चलने की गति अलग अलग है, जिसके कारण से इसका उपयोग किया जाता है ताकि मोर से मोर कलर्स को हम लोग कैप्चर कर पाएँ। हाउ इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या है? दृश्य प्रकाशिकी के संदर्भ में तरंग विवर्तन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? क्या पूछा रहा है कि तरंग विवर्तन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? वेव डिफ्रैक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? विजुअल लाइट ऑप्टिक्स में दृश्य प्रकाश के संदर्भ में तरंग विवर्तन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? सीधा सा परिभाषा पूछा गया है आपसे। अगर टॉपिक नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे इसको? और इसी प्रकार के सवाल आते हैं प्रीलिम में। मैंने देखा है भाई, पिछले 5-6 साल के सवाल जितने हैं उसी के आधार पर हम लोगों ने, जब से आपका एग्ज़ाम डेट आया है उसके बाद से लगे हुए थे और MCQ तैयार किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 32 का आंसर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। तीखे किनारों वाली बाधा के चारों
और प्रकाश तरंग का हल्का सा झुकना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, वेव डिफ्रैक्शन इसको कहा जाता है। विवर्तन एक तरंग की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह नेचुरल होता है, फैलती है और झुकती है क्योंकि यह एक संकीर्ण छिद्र या तेज किनारों से गुजरती है। एक संकीर्ण छिद्र से या किसी शार्प किनारों से जब ये गुजरेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, जिसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ से गुजरने के बाद डिफ्रैक्शन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। यह स्पष्ट हो जाता है कि जब बाधा या उद्घटन का प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, इसके कारण से ऐसा होता है, इसीलिए वो डेफिनेशन लिखा हुआ था। डिफ्रैक्शन का जरूर ही याद रखिए। डिफ्रैक्शन का थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग रुक कर समझें तो जब भी कोई लाइट या साउंड जो है ये किसी संकीर्ण छेद, मान लीजिए दीवार है, इसमें बहुत छोटी सी छिद्र है, यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा, गुजरने के बाद इनका क्या हो जाता है, या तो यहाँ से निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे। अब एक और सिचुएशन में हो सकता है जब भी ये अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के किनारों से जैसे यहाँ से पर टकराएंगे तो यहाँ पर टकराने के बाद ये फैल जाते हैं, ये फैल जाते थे, इनको क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये दोनों में होता है, साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश बादलों के किनारे से छनते हुए या मुड़ते हुए आपको प्रतीत होता है और आप तक पहुंचती है, वो भी डिफ्रैक्शन का उदाहरण है। और आप अगर किसी कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे से मुड़ कर के आपके पास साउंड आ रही है, वो भी डिफ्रैक्शन का ही उदाहरण होता है, तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। कौन सा चिकित्सीय इमेजिंग उपकरण उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कौन सा है, इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी स्कैनिंग मशीन, इसको कहा जाता है। इकोकार्डियोग्राम हृदय का एक विशिष्ट अल्ट्रासाउंड है। यह ट्रांसड्यूसर उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन करता है, धड़कते हुए दिल की आंतरिक संरचना को सुरक्षित रूप से उछालती है, लौटने वाली गूंज से वास्तविक समय के चलती हुई छवियां बना करके हमें देती है कि किस प्रकार से हमारा हृदय जो है वो गति कर रहा है। तो ये जो है इकोकार्डियोग्राम इसको कहा जाता है, ये हृदय का विशिष्ट अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें क्या है, चिकित्सीय इमेजिंग उपकरण उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर इमेज तैयार करता है और उसी इमेज के जरिए आप अपने हृदय के बारे में समझ पाते हैं कि क्या इसमें दिक्कतें आ रही है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को बढ़ते तरंग दैर्घ्य के क्रम में रखने पर सही अनुक्रम क्या होगा, बढ़ते तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनको सीक्वेंस में लगाना है। अगर आपको स्पेक्ट्रम पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, गामा किरण, सबसे पहले गामा किरण, इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तीक्ष्णता सबसे अधिक, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक्सरे, पराबैंगनी दृश्य, फिर एक्स आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट जिसको कहते हैं, फिर आ जाएगा क्या, विजिबल जिसे हम देखते हैं, फिर आ जाएगा क्या, विजिबल के अंत में आर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्ट्रा अवरक्त जिसको कहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद से माइक्रोवेव आ जाएगा और उसके बाद से इंफ्रारेड माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंग आ जाता है। माइक्रोवेव जो है घर में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आजकल उपयोग किया जा रहा है धरहल्ले से, तो उसका भी उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये स्पेक्ट्रम है पूरा। जैसे जैसे आप गामा से रेडियो की ओर बढ़ेंगे, वेवलेंथ जो है यह बढ़ता जाता है, इंटेंसिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है। गामा किरणों में उच्चतम ऊर्जा, उच्चतम आवृत्ति इसलिए सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है। जैसे स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घटती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, जिसके परिणत रेडियो तरंगों में होती है, जिनमें सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण के सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। तो यह छोटे से बड़े की ओर पूछा गया था, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है कि सतह पर दिखाई देने वाला इंद्रधनुषी रंगों को सर्वोत्तम व्याख्या किस परिघटना से होती है। इस पर आपने देखा होगा कलरफुल दिखाई देते हैं, इंद्रधनुषी रंग दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है एक परावर्तक झंझरी तंत्र के रूप में कार्य करने वाला विवर्तन, वही है डिफ्रैक्शन के कारण ही इस प्रकार से दिखाई देता है। सीडी की धात्विक सतह पर उकेरे गए सूक्ष्म डेटा ट्रैक एक निरंतर सर्पिल पैटर्न बनाते हैं। इस पर डेटा ट्रैक होता है, यही डेटा ट्रैक घूमता रहता है, जिसके कारण से आप इसमें से सिनेमा देखते हैं, गाना सुनते हैं, जो प्रभावी रूप से सूक्ष्मता से शासित विवर्तन झरझरी के रूप में काम करता है। और इसी कारण से अभी मैंने आपको बताया, और इसी पर से क्या होगा, लाइट जब गुजरती है तो ये अलग अलग शार्प एजेज से गुजरती है, जिसके कारण से आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं यहाँ पर।
इन पटरियों से टकराने वाला सफ़ेद प्रकाश विवर्तित हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। अपने घटक रंगीन तरंग दैर्घ्य में यह अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण से इंद्रधनुषी रंग आपको इस पर दिखता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। तारे वाले वाद्य यंत्रों को समस्वरित करते समय उत्पन्न होने वाली विस्पंदन बीट्स की परिघटना किसका परिणाम होती है? When tuning standard musical string instruments, the phenomenon of beats occur. That these beats are fundamentally the result of, ये beats किसके रिजल्ट होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। जब हम स्ट्रिंग वाले जिसमें तार लगे होते हैं उसमें हम जब बजाते तो बीट्स उत्पन्न होता है, उस बीट्स किसके कारण से उत्पन्न होता है ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ी अलग आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों के बीच व्यतिकरण के कारण से इंटरफेरेंस बिटवीन टू साउंड वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दो साउंड वेव दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है और इनके बीच में जब व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो उसके कारण से हमें बीट सुनाई देती है, यही वो कारण है। जब बहुत समान लेकिन समान नहीं आवृत्तियों वाले दो ध्वनि तरंग अप्रॉक्स समान है एक साथ बजाई जाती है तो वे रचनात्मक और विनाशकारी व्यतिकरण के बीच वैकल्पिक होती हैं, एक समग्र मात्रा में एक स्पंदनशील भिन्नता पैदा करती हैं, जिसे श्रव्य रूप से लयबद्ध बीट्स के रूप में माना जाता है और इसी से यह बीट्स उत्पन्न होती है। एफएम प्रसारण की तुलना में एएम रेडियो प्रसारण को बहुत अधिक दूरी तक प्राप्त किए जाने का प्रमुख कारण क्या है? एफएम की तुलना में एएम काफ़ी दूर तक प्राप्त किया जाता है, इसलिए एफएम लोकल होता है, जबकि एएम जो है ये काफ़ी दूर तक आप सुन सकते हैं इसको। ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एएम वेव्स आर एक्टिवली रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय एटमॉस्फेरिक आइजोस्फीयर लेयर। वायुमंडलीय आयन मंडल द्वारा परत द्वारा एएम तरंगें पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती हैं, जिसके कारण से एएम आपको लंबी दूरी के सुनने के लिए यूज किया जाता है। एएम रेडियो लंबी तरंग दैर्घ्य कम आवृत्ति वाले संकेतों का उपयोग करता है। पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल आयन मंडल जो होता है उसमें विशिष्ट आवृत्तियों के लिए एक अदृश्य दर्पण की तरह काम करता है, यहीं से यह जाता है और रिफ्लेक्ट होकर के आता है। ये जो एएम संकेतों को वापस ज़मीन की ओर उछालता है उन्हें दृश्यमान क्षितिज से बहुत अधिक आगे जाने की अनुमति देता है, इसीलिए काफ़ी लंबी दूरी तक वो प्रसारित कर सकते हैं, इसीलिए काफ़ी लंबी दूरी तक उनका प्रसारण हो पाता है, क्योंकि यह लघु वेव्स होते हैं, शॉर्ट वेव्स होते हैं जिनके तरंग दैर्घ्य कम होता है, फ्रीक्वेंसी जो है उनकी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ में तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शॉर्ट वेव्स इनको कहा जाता है, दूर तक आसानी से सुना जा सकता है। जबकि एफएम जो है ये लॉन्ग वेव्स होते हैं और इन्हें दूर तक आसानी से नहीं सुना जा सकता है। बिंदु स्रोत से दूरी बढ़ने पर उससे निकलने वाली ध्वनि तरंग की तीव्रता क्यों घटती जाती है? बिंदु स्रोत है कोई, उससे दूरी बढ़ने पर उससे निकलने वाली ध्वनि तरंग की तीव्रता क्यों घटती जाती है? क्या पूछ रहा है? वाई डज द फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन साउंड वेव डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली एट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी बढ़ रहा है तो क्या होगा भाई? एक ही चीज़ होता है, क्योंकि निश्चित ध्वनि ऊर्जा उत्तरोत्तर बड़े गोलाकार क्षेत्र में फैल जाती, अब जब फैल जाएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? उनकी कम हो जाएगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए यही लिखा हुआ है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ द्वारा शासित होता है। जैसे जैसे ध्वनि एक बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, इनकी प्रारंभिक ऊर्जा की निश्चित मात्रा एक निरंतर बढ़ते काल्पनिक क्षेत्र के सतह को कवर करते हैं। मान लीजिए बॉक्स है, यहाँ से ध्वनि निकल रहा है और निकलने के बाद ये केवल सीधी रेखा में तो गमन नहीं करेगी, तो ये चारों ओर फैल जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे इससे दूरी बढ़ेगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊर्जा कम होगा, इंटेंसिटी यहाँ पर कम दिखेगा आपको, बस यही कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मानव दृष्टि दोष के सुधार में लेंस और दृष्टिकोण का कौन सा संयोजन चिकित्सीय रूप से सही है? आँख जो खराब हो जाता है तो आँख निकट में दूर में कौन सा लेंस किस में लगाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। देखिए ज़रा क्या है इसमें। निकट दृष्टि दोष सुधार के लिए मानक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष सुधार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जरा दूरदृष्टिता सुधार के लिए मानक बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। निकट के लिए निकट, देखिए तीन शब्द है इसमें, अवतल भी क्या है? चार शब्द है इसमें, उत्तल तीन ही शब्द है, दूर
ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तर लेंस। दूर कहते हुए ऊ निकलता है, दूर में ऊ है, तो उत्तर लेंस, निकट और अवतल आप उसे संयोजित कर सकते हैं। 40 नंबर सवाल है, गहरे समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार उपकरण किस सरल गणना का उपयोग करता है। गहरे समुद्र की डेप्थ को हमें मापना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पानी में ध्वनि की सटीक गति और कुल प्रतिध्वनि वापसी का समय, यानी कि ध्वनि गई और ध्वनि वापसी कितने देर में हुई है, इसी को मापा जाता है, जिसके जरिए सोनार जो है काम करता है। सोनार का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो रडार के तौर पर जल में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। सैन्य और बचाव दलों द्वारा प्रयुक्त आधुनिक तापीय इमेजिंग कैमरा गर्म वस्तुओं से उत्सर्जित किस अदृश्य विकिरण का पता लगाते हैं। जो थर्मल कैमरा होता है, थर्मल कैमरा रात्रि में कौन सा हीट कैप्चर करती है जिसके कारण से वो देख पाती है, यही सवाल पूछा जा रहा है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शरीर के तापीय ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित मध्यम आवृत्ति वाले इंफ्रारेड तरंगे, मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले इंफ्रारेड तरंगे शरीर के हीट के कारण से उत्सर्जित होती है और इसी को यह कैमरा कैप्चर करता है और यही थर्मल कैमरा इसीलिए आसानी से पकड़ पाते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, आर्मी मैन और सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा यूज़ किया जाता है रात्रि के समय ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। पूर्ण सूर्य से ऊपर के तापमान वाली सभी वस्तुएं अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करती हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। कंप्लीट एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर टेम्परेचर का कोई भी वस्तु है उसमें से कुछ न कुछ हीट उत्सर्जित होगा। हीट यानी कि इंफ्रारेड विकिरण वहाँ पर उत्सर्जित होते हैं। थर्मल कैमरे में विशेष सेंसर लगे होते हैं, इन इंफ्रारेड तरंगों का पता लगा सकते हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक छवि में परावर्तित करते हैं, जिससे बिना दृश्य प्रकाश के पूर्ण अंधेरे में भी स्पष्टता से आप किसी को देख सकते हैं। विश्व भर में खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इस सुरक्षा व्यवस्था का आधार कौन सा प्रकाश से सिद्धांत है। रेड का ही उपयोग क्यों किया जाता है डेंजर वाली चीज़ों को दिखाने के, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर बी हो जाएगा। लाल प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, ये घने कोहरे में पूरी तरह से सबसे कम बिखरती है। इनके तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तरंग दैर्घ्य लंबा होने के कारण से इनमें बिखराव कम होता है और इस बिखराव कम होने के कारण से इन्हें इमरजेंसी से किसी ख़राब सिचुएशन में भी इनको आसानी से डिटेक्ट किया जाता है, इसीलिए सभी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन इसकी तरंग दैर्घ्य की चौथी शक्ति का व्युत्क्रमण होता है। चूँकि दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इसलिए सबसे कम बिखरता है, जिससे भारी बारिश कोहरे के समय में भी दूर से आसानी से देखा जा सकता है इसको। कोई ओपेरा गायक एक निश्चित स्वर को लगातार गाकर कांच को तोड़ सकता है, यह किस परिघटना के कारण संभव होता है। आपने सुना है क्या कि तानसेन जब गीत गाते थे तो कांच टूट जाता था, दीपक जला देते थे। तो इस प्रकार की चर्चाएं बनती हैं, क्यों, क्योंकि भाई साउंड का सब खेल है, सारी जगह पर साइंस ही है। तो एक ओपेरा गायक अगर करना शुरू करे तो कांच टूट जाता है, तो पूछ रहा है कि ऐसा क्या करता है वो कि कांच टूट जाता है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नाजुक कांच की संरचना के प्राकृतिक कंपन आवृत्ति पूरी तरह से मेल खाने वाले धात्विक अनुनाद जो होते हैं, इसी कारण से एक्वेस्टिक रेजोनेंस परफेक्टली मैचिंग द नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायलेक्ट ग्लासेज स्ट्रक्चर। अब ये दोनों जब मैच कर जाते तो ग्लास स्ट्रक्चर जो है वो तो टूटेगा ही। प्रत्येक भौतिक वस्तु में कंपन की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये कॉन्सेप्ट है। When the frequency of the sound wave produced by singer exactly match the natural frequency of the glass, acoustic resonance occur। इसके कारण से रेजोनेंस अकर होता है, रेजोनेंस यानी कि हिलना, और उसके कारण से ग्लास जो है वो टूट जाता है और बिखर जाता है। जब गायक द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति कांच की प्राकृतिक आवृत्ति से बिल्कुल मेल खाती है तो ध्वनिक अनुनाद रेजोनेंस होता है। इसे कांच बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करता है, संरचनात्मक रूप से चकनाचूर होने तक बहुत बड़े बड़े आयाम के साथ वाइब्रेट करने लग जाता है वो। इसका आप उपयोग अगर करना चाहें तो अगर कोई सस्ती वाली गाड़ी हो, 4 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें शीशा भी उसी तरह का लगा हो, तो अंडर में एक बड़ा सा बूफर लगा करके और शीशा बंद कर दीजिएगा, फिर देखिएगा आपके शीशे के साथ क्या होता है। तो ये चीज़ उसमें आप देख सकते हैं। 45 नंबर सवाल तक करेंगे हम लोग। ध्रुवित धूप के चश्मे पोलराइज जो सनग्लास होते हैं
जल या सड़क जैसी समतल सतहों से परावर्तित तीव्र चकाचौंध करने को प्रभावी ढंग से कम करते हैं। क्यों? पोलराइज ग्लास अगर आप लेंगे ना, तो सतह से बहुत तेज़ अगर लाइट आ रही है या फिर वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसको मैनेज कर लेता है। तो वो क्यों करता है ये आपसे पूछ रहा है। पोलराइज होता है इसलिए करते। पोलराइज सनग्लास लेना चाहिए। 44 का आंसर हो जाएगा बी। वे समतल जमीन से सीधे परावर्तित होने वाली सभी क्षैतिज रूप से पोलराइज प्रकाश तरंगों को रोक देते हैं, जिसके कारण से आपकी आंख पर डायरेक्ट बहुत ही तेज़ गति वाले प्रकाश जो होते हैं आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले, वो नहीं आते हैं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है ये, आधुनिक घरेलू जल शोधक में लगा पराबैंगनी यूवी प्रकाश कक्ष पेयजल को किस प्रकार से शुद्ध करता है? पेयजल को किस प्रकार शुद्ध करता है ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। तरल में हानिकारक जैविक जीवाणुओं के आवश्यक डीएनए संरचना को आनुवांशिक रूप से नष्ट करके ये हमें सुरक्षित रखता है। यूवी प्रकाश तरंग पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, सिस्ट के सेलुलर दीवारों में प्रवेश करती है। उच्च ऊर्जा विकिरण उनकी आनुवांशिक डीएनए संरचना को तोड़ता है, बाधित करता है, जिससे वे जैविक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रजनन या संक्रमण पैदा करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण से यूवीसी लाइट का उपयोग किया जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या फिर अलग अलग चीज़ों को पानी में मारने के लिए और पानी को शुद्ध बनाने के लिए। यूवी फिल्टर इसको कहा जाता है, यूवी फिल्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है और अब अगले वीडियो हम लोग अलग प्रकार के सवाल लाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ये सारे पीडीएफ कहाँ पर मिलते हैं? तो आप पेड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारे पीडीएफ जो हैं आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।